नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ यूएसए से जुड़ गए हैं आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वापस बुलाने के लिए। आपके दर्शकों को और सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आदित्य जी, चलिए शुरुआत आपने कर दी है स्वतंत्रता दिवस की, तो सबसे बड़ा जो उत्सव होता है, आयोजन होता है, वो लाल किला पर होता है। राष्ट्र को संबोधित करते हैं देश के प्रधानमंत्री और इस बार सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के संबोधन पर लगी हुई थी। मुझे याद है 2023 में यहाँ G20 समिट होने जा रहा था और उससे ठीक पहले राष्ट्र के नाम संबोधन था प्रधानमंत्री का और G20 समिट के बारे में उन्होंने कई बातें कही थी उस समय। वैश्विक गौरव बताया था कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना। इसके अलावा उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, उन्होंने जन भागीदारी की बात की थी, उन्होंने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी। और हमें ये भी ध्यान है कि G20 समिट से पहले पूरे देश में, अलग-अलग क्षेत्रों में, इवन जम्मू कश्मीर में भी G20 से रिलेटेड सेमिनार टाइप हुए थे, समिट हुई थी छोटी-छोटी, जिनमें अलग-अलग देशों के जो विदेश मंत्री थे, जो अलग-अलग महकमे के लोग थे, वो आ रहे थे, जा रहे थे। यानी एक G20 के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर भारत की एक ब्रांडिंग जो है वो की जा रही थी। लेकिन इस बार ब्रिक्स समिट है अब 12 और 13 सितंबर को। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से उसकी चर्चा तक नहीं की। मैं उनका पूरा भाषण खंगाल रहा था और देख रहा था। जो वैश्विक दूसरे संकट हैं या समस्याएँ हैं या घटनाएँ हैं, उन पर वो छोटा-छोटा बोले हैं। जैसे संसाधनों का हथियारीकरण या पश्चिम एशिया और यूरेन संकट, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ फैलाया कि तेल का संकट होने वाला है और लोगों में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की। लेकिन ये हमारा प्रबंधन है, मौजूदा प्रबंधन है कि देश में किसी भी तरह की ईंधन की, गैस की, यूरिया की कोई कमी नहीं हुई। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि 40 देशों के साथ हम ऑलरेडी ये एफटीए साइन कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक स्वायत्तता और रक्षा नीति की बात की कि 100 से ज़्यादा देशों को अब हम अपने रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहे हैं और ये भी कि किसी भी देश की परमाणु ब्लैकमेलिंग या विदेशी शर्तों के आगे भारत नहीं झुकेगा। सीधे-सीधे जब आप परमाणु ब्लैकमेलिंग की बात करते हैं, तो आपने बिना नाम लिए पाकिस्तान को एक तरीके से संदेश दे दिया कि अभी तक आप जो परमाणु हथियारों का डर दिखा रहे थे, हम उसके आगे नहीं झुकते हैं। लेकिन ब्रिक्स का ज़िक्र ही नहीं करना, ये क्या दर्शाता है? कोई रहस्य है क्या इसमें? देखिए, मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो चाणक्य नीति आपको दिखाई देती है कि बहुत सीखा है उन्होंने एक्सपीरियंस से। मतलब बोलते हैं ना, लुकिंग टोक्यो टॉकिंग लंदन, इंग्लिश की कहावत होती है। कहीं पे आँखें, कहीं पे निशाना। तो देख कहीं और रहे हैं, निशाना कहीं और है। आपको अब मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है वो बताऊँगा कि अमेरिका का जो डी-डॉलराइज़ेशन टर्म है, वो शिंज़ो एबे ने बनाया था। मतलब बैंक ऑफ जापान और रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका और फेडरल रिज़र्व बैंक एफआरबी एफआरबी और बैंक ऑफ जापान बड़ा क्लोजली काम करते हैं। अगर बैंक ऑफ जापान में छींकता है कोई, तो फेडरल रिज़र्व बैंक में जुकाम होता है या सर्दी पड़ती है। इतना क्लोज रिलेशनशिप है। अमेरिकन बिलियनियर्स जापान में जाके लो इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं और रियल एस्टेट में वॉरेन बुफे का तो स्टेटमेंट है ओपनली, और वो पैसा बनाते हैं। ये एक
चलता है रिलेशनशिप। अब इसमें ऐड करते हैं रशिया trying to do rupee trade with Bangladesh, Russia settling other countries trade in rupees, not in yuan, रुपए में वो कर रहा है, प्लस इंडिया एक्सपोर्टिंग ऑयल टू रशिया बैक, आज उसे क्रूड लेता है और रशिया में बैक करता है। तो अगर इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो लगता है कि यूपीआई बिकम्स अ फॉरमोस्ट ट्रांजैक्शनल सिस्टम इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उस पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो दुनिया की 40% इनकम ब्रिक्स कंट्रीज की है, और जो G7 है 32% है, 32-38%, छोटा हो गया है। चाइना, भारत, रशिया, उसमें सिर्फ 2 कंट्रीज मेन है, इंडिया एंड चाइना ब्रिक्स में। बाकी सब कंट्रीज इंपॉर्टेंट है लेकिन ट्रेड में नहीं है, कंजम्पशन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स हैपनिंग बिफोर ब्रिक्स एंड आफ्टर ब्रिक्स, जैसे उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ चुकी है, और इसलिए उसके विषय में कुछ बोलना इट मे नॉट बी प्रॉपर फॉर एनीवन राइट नाउ, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा अचीव करना है, क्योंकि जो वेस्ट है काफ़ी इनसिक्योर है लीडिंग विद अमेरिका। जैसे जेडी वांस कितना 15 स्टेटमेंट दे चुके हैं कि लोगों को, अमेरिकन को ज़्यादा पैसा खर्च करने की आदत होनी चाहिए, डॉलर का रेट्स गिर सकता है। अब अमेरिका बोल रहा है मुझे डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं चाहिए, चिल्ला चिल्ला के, मतलब जो कि पूरा रिजर्व करेंसी पर ही बना है अमेरिका, वो बोल रहा है मुझे रिजर्व करेंसी नहीं चाहिए। इसका मतलब किसका प्लान था ये डीडॉलराइजेशन? किसी और देश का तो था नहीं। तो फिर यहाँ पे बड़े टफ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं ब्रिक्स कंट्रीज को, जो भारत के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और जब लिटरली। जेडी वांस की बात कर रहे हैं तो आदित्य जी ने कुछ समय पहले मेरे पास एक वीडियो भेजा था, ये जेडी वांस को जरा सुनिए एक बार वो क्या कह रहे हैं। Hey, you know, I'm this is like maybe super heterodox. I am not sure that I think the reserve currency is actually good for the United States of America. I think there is a good argument that reserve currency status is akin to coal in Appalachia. It's a resource curse, right? It allows your consumers to consume very cheaply, right? That's been the story of the American economy for the last 15 or so years. Even before that, is we can just borrow basically in an unlimited way because we have the reserve currency. जी, अब इससे स्पष्ट क्या बोलेंगे? और ये एक बार नहीं बोला इन्होंने, 15 लेक्चर्स दे चुके हैं पिछले 20 दिन में, और हर जगह ये बोल रहे हैं, और पिछले साल भी ये बोल रहे थे। तो मीन्स पिछले 6 मंथ से कुछ अमेरिकन प्लान ऐसा चल रहा है जिसका टाइम अब आ रहा है, और जिसमें उथल पुथल होने वाली है बहुत बुरी तरीके से। और मुझे लगता है कि भारत को बड़े टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप आरबीआई का स्टैंस देखिए, फिर आप पॉली मार्केट्स को देखिए। पॉली मार्केट्स को आप जो भी दर्शकों को पता नहीं है ज़रूर स्टडी करें, वो एक हिंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए किस तरह वो बिहेव करेगा, कौन सी अफवाह जाएगी, कहाँ पे जाएगी, है ना। तो वहाँ पे आप दोनों को आप लोग देखें तो आपको पता लगेगा कि ये दिशा किस तरफ जा रही है। और एक सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है ईरान का। ईरान ने एक तरीके से मात दे दी अमेरिका को। और तो वो जो जब होता है ना, जब बड़ा सा पेड़ हिलाया जाता है तो सूखी पत्तियां बहुत गिरती हैं। अब सूखी पत्तियां कौन कौन सी हैं? ये सारे वो ट्रेडिशनल स्टेट्स थे जो इन पे डिपेंड करते थे। कतार, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये सब स्टेट्स डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर। कुवैत, ये अमेरिका के बिना चल नहीं सकते ये कोई भी स्टेट्स। और ये सब ऑयल फ्यूचर्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप इन सारे सिचुएशंस को ऐड कर दें, ऑयल, फिर आप रशिया का वॉर, यूक्रेन का वॉर, क्योंकि यूक्रेन वॉर अब ख़त्म होने वाला है बाय द वे, क्योंकि कुछ बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो ब्रिक्स में जो होने वाला है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो शी जिनपिंग भी कंफर्म कर रहे हैं, पुतिन भी कंफर्म कर रहे हैं, तो मतलब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू हैपन। उसके बारे में कम बात की जाए तो अच्छा है। और साथ में एलाइड डेवलपमेंट्स को देखते यही लगता है कि
everybody, America will be focused more on internal problems than external problems. जैसे उसका रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन जो था सीजेपी के थ्रू वो फेल हो गया, तो अब और मोदी जी का जो अनाउंसमेंट्स है, स्पीच को आप ध्यान से सुने तो उसमें दो चीज़ों पे पूरा पश्चिम उखड़ गया, वो है सेमीकंडक्टर्स की 7 फैक्ट्रियाँ और 2047 तक 100 गीगावाट्स का प्लान। बस इन दोनों ने ही अमेरिका के सारे प्लान्स चौपट करके रखे हुए हैं, ये दो अनाउंसमेंट्स ने। बाकी सब तो इंटरनल कंजम्पशन के लिए भारत के लिए, लेकिन ये दो अनाउंसमेंट्स मुझे लगता है प्रोमिनेंट है दुनिया के लिए। सो बिकॉज इसमें क्या होगा कि सेमीकंडक्टर्स को जो कंट्रोल करता है वो ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रोल करता है। अमेरिका की गलती क्या है कि उसने ताइवान का TSML ले लिया, फिर उसने जगह जगह जो चिप मैन्युफैक्चरिंग उसको सेंट्रलाइज किया। एनवीडिया की जो चिप्स है, अब पता लग रहा है कि रशियन ड्रोन्स वर यूजिंग एनवीडिया चिप्स। तो मतलब क्या मतलब एक तरह से आप सप्लाई भी कर रहे हो, आप यूक्रेन से भी युद्ध कर रहे हो, रशिया को भी सप्लाई कर रहे हो, मीन्स व्हाट यू ट्राइंग टू अचीव। तो ये सब दिखता है कि भारत जो है बिकम्स अ थर्ड पोल इन द AI रेस, जो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था। कभी कभी हम लोग को भी बातें समझ में नहीं आती वो बोलते कैसे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को भी खुलता है पढ़ते हैं कि क्यों बोला था, कब बोला था, कैसे बोला था। तो जो पावर जनरेशन को डबल करेगा और जो चिप डेवलपमेंट में फोकस करेगा वही दुनिया का फ्यूचर कंट्रोल करेगा, और उसमें भारत तीसरा पोल बन के उभर के आया है। और शायद मुझे लगता है कि जो मेरी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि सर्वम AI शुड बिकम द इंडिया मॉडल, वो शायद वो एक्सेप्ट होने जा रहा है। तो चैट GPT टाइप का कुछ एप्लीकेशंस लोग बनाए तो सर्वम AI को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन, चाइना, भारत और US, और मुझे लगता है कि द इन्वेस्टमेंट जो भारत का प्लान है वो इतना बड़ा है कि इज गोइंग टू एक्लिप्स अमेरिकन AI इकोसिस्टम, क्योंकि कंज्यूमर्स भारत में है। तो मेरे को लगता है ये सब फैक्टर्स को देखते हुए ब्रिक्स में जो करने वाले डिसीजन उस पर कम बात किया जाए। अच्छा है, आप म्यूट पे हैं। बिल्कुल सही बात है, और शायद इसी नीति पर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रिक्स समिट में कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं, और उनका वो संकेत भी नहीं देना चाहते पहले से। ये उनका काम करने का तरीका है। लेकिन कुछ और घटनाएं घट रही हैं आदित्य जी। अब एशिया पैसिफिक में, इस पूरे एरिया में, जो अंतिम बेड़ा था अमेरिका का, जॉर्ज वॉशिंगटन, उसको भी यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। क्या है ये सब? देखिए बड़ा अच्छा है ये। देखिए क्या है कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया को देखें, वहाँ 3 स्टेट्स हैं, 3। एक है मलाक्का, दूसरा है सोंग और तीसरा है उनबटार। 3 स्टेट्स हैं। जो इन तीनों को कंट्रोल करता है साउथ ईस्ट एशिया कंट्रोल करता है। वर्ल्ड वॉर 2 में इन तीनों को यूज़ किया गया था। एक जो है एक्सेस आती है पपुआ न्यू गिनी के पास में। अब जो पैसिफिक में जो अमेरिका के जो बेसेस हैं वो है आपके मार्टिन आइलैंड्स, जहाँ पे गुआम आता है, वो बेसिस है जो कि ताइवान के पास में है, और देवर फॉर चाइना फोकस। अभी मिडिल ईस्ट में आपको पता ही है कि जो सबसे बड़े जो सप्लाई सेंटर्स थे वो बहरीन था, और इनका जबल अली पोर्ट जो UAE में था। दिस टू आर द बिगेस्ट सप्लाई सेंटर्स। और आपको मालूम है कि मिसहैप हो गया अब्राहम लिंकन में, वहाँ पे लॉन्ग डिप्लॉयमेंट है, 300 दिन का डिप्लॉयमेंट ऑलमोस्ट होने जा रहा है, और ये शिप, तो लोग शिप से कूद रहे हैं उसको, लाइक पीपल कमिटिंग सुइसाइड, ऐसा करके लोग कर रहे हैं। और इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। कितने सच है कितने गलत है आज का मुझे पता नहीं होता, लेकिन ये बात सच है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है। और तो इसलिए जॉर्ज वॉशिंगटन जो उसको रिप्लेस करेगा टेम्परेरीली। उसके बाद एक और अमेरिका का एक और फ्लीट का डिप्लॉयमेंट है, 1 more एयरक्राफ्ट कैरियर इज गोइंग देयर। तो ब्लॉकेड विल कंटिन्यू हॉर्मोज स्ट्रेट का, जब तक कि अमेरिका
अपना रीसेट को अचीव ना कर ले, जो जेडी वांस बार-बार बात कर रहे हैं। तो पैसिफिक से हटाने का उनका उद्देश्य यही है कि इस तरफ को डिएगो गार्सिया को स्ट्रेंथन किया जाए और जो ऑपरेशंस हैं, जो उनके पास में ऑपरेशंस थे सारे, उनको बंद किया जाए। ये मेन पर्पस है। पैसिफिक में अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लान में अमेरिका हवाई तक पहुंच जाएगा, बस हवाई तक ही रहेगा। हवाई पैसिफिक ओशन के बीच में है, ऑलमोस्ट सिडनी, जापान, इन सब के बीच में आ जाता है हवाई, फ्रॉम सैन डिएगो देखें तो। सो मुझे लगता है कि जो इंडो पैसिफिक को नाम हटा के सिर्फ पैसिफिक किया गया, उसका रीज़न है कि इंडिया विल टेक ओवर द पैसिफिक साइड। तो इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस एंड वियतनाम विल टेक ओवर देयर ओन सिक्योरिटी, जिसमें मेन कंपोनेंट होगा इंडिया। इसलिए भारत का जो अभी रिसेंट मिशन था इंडोनेशिया की तरफ, वो इस दृश्य दिखाता है कि भारत इज टेकिंग ओवर द इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेस्ट में अगर आप देखते हैं, डिप्लॉयमेंट्स को आप देखते हैं, तो इजराइल एंड इंडिया टेकिंग ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुएज कैनाल अलॉन्ग विद इजिप्ट एंड इथियोपिया, ये सब के साथ भारत काम करके सुएज कैनाल की सिक्योरिटी को देखा जा रहा है। होर्मुज को छोड़ दिया है सबने, ये अमेरिका की क्रिएटेड प्रॉब्लम है, आप सुधारो, आप संभालो, छोड़ दिया है। तो अब अमेरिका को देखना पड़ेगा कि होर्मुज कैसे सॉल्व करें। तो उन्होंने पहला स्टेप तो लिया है, विड्रॉ किया है, इसी को बोलते हैं चेकमेट। तो विड्रॉ तो किया है उन्होंने, और साथ में वो बेस को ले गए डिएगो गार्सिया में। अब डिएगो गार्सिया की सिक्योरिटी डिपेंड करती है भारतीय नेवी पर, क्योंकि वो निशाने पे है भारतीय नेवी के। भारत भी नहीं चाहेगा कि डिएगो गार्सिया में कोई दूसरा आर्म पावर रहे। इट कैन बी नॉट इंटरेस्ट टू इंडिया। तो भारत भी बोलेगा कि भाई आप आराम से क्यों खर्चा करते हो, जाओ अपनी जगह पे रहो, आप पैसिफिक में रहो, अटलांटिक में रहो, व्हाई आर कमिंग हियर। तो शायद उस एक दिशा में जा रहा है बातचीत। और जिस तरह यूके ने पहले एग्री किया था कि वापस मॉरिशस को दे देगा डिएगो गार्सिया, मुझे लगता है उसका रेजोल्यूशन दिखता है इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। ये रीडिप्लॉयमेंट है पूरा। सही है। लेकिन आज की हेडलाइन में देख रहा था एक अखबार की, इसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान की हार के बाद होर्मुज अमेरिका का होगा। तो ईरान की तरफ से पलटवार आया, उसने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कब्जा नहीं होता, ये हमारा ही रहेगा। तो जवाब भी इनको मिल रहे हैं, ये क्यों इस तरह के बयान देते हैं। एक तरफ तो हमारे मोदी जी हैं जो किसी बारे में कुछ बोलते ही नहीं हैं, करके दिखाते हैं, और एक ये हैं, इनको ढपोर शंखी कहें क्या कहें, कि ये रोजाना एक दिन एक बयान देंगे, हफ्ते में 2 बार बयान बदलते हैं। एक बार आपने संकेत दिया था कि क्यों बदलते हैं। एक्चुअली क्या है कि दोनों का वर्किंग स्टाइल अलग है। इनका वर्किंग स्टाइल हमेशा रहा है रियल एस्टेट सेल्समैन का। रियल एस्टेट सेल्समैन बड़ा चढ़ा के बोलेगा, गंदा सा दीवार भी होगी तो बोलेगा देखो इसके पीछे स्पेशल टेक्नोलॉजी है। अब मोदी जी एक्सपीरियंस राजनीतिक है, उनका पेशा ही राजनीतिक है। अब देखिए, होर्मुज स्ट्रेट तो अमेरिकन मिलिट्री को भी मालूम है, या जो भी मिलिट्री प्लानर होगा उसको मालूम है कि विदाउट पुटिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे, और ट्रूप्स आप डालना चाहते नहीं हो। तो ये सब बातें बोली जाती हैं मार्केट्स मैनिपुलेशन के लिए, और कुछ नहीं। इसको आप ये देखिए कि मंडे आने वाला है, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा इतना भयंकर नुकसान मैंने 2021 के बाद किसी को प्रॉफिट बनाते हुए आज से देखा नहीं है। द ओनली पीपल हु मेक मनी आर द बिलियनियर्स, क्योंकि वो बड़ा रिस्क उठाते हैं। तो छोटे इन्वेस्टर्स तो आर ऑलवेज लूजिंग मनी। तो ये मंडे का जो मूड अप करने का प्लान था कि हम छोड़ेगा नहीं, तो वो कर रहे हैं। उन्होंने डिप्लॉय किया, मैं आपको बताया, जैसे उन्होंने डिस्कस किया कि रीडिप्लॉय कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम हैं अभी भी। और ईरान कैलकुलेट कर रहा है कि कैसे इन पर अटैक किया जाए डिएगो गार्सिया पे। शायद भारत का काम ईरान ही कर दे। सो द पॉइंट इज कि मुझे लगता नहीं है कि कुछ सीरियसली इस समय देखना चाहिए इस एरिया में। जेडी वांस मुझे ज़्यादा क्रेडिबल लग रहे हैं कि वो असली काम कर रहे हैं, वाइल ट्रम्प इज कीपिंग एवरीबडी बिजी इन समवेयर एल्स। समझ रहे हैं आप? कहीं पे नहीं,
निगाहें कहीं पर निशाना। और भारत इसको पढ़ रहा है अच्छी तरह, इसीलिए सब लोग चुप बैठे हैं भारत में। देखिए जयशंकर जी पे एक लोग पूछ रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ जी जयशंकर जी पे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ गायब हो गए, चुप क्यों बैठे हुए हैं? अरे उनको दिख रहा है ना दुनिया में क्या चल रहा है अच्छी तरह, क्या बोलेंगे उस पर? बिल्कुल। देखिए एक और हेडलाइन पे आपके विचार चाहिए। ट्रंप का बयान है, पेट्रोल महंगा हो तो होने दो, ईरान को हराना जरूरी है। जनता को ट्रंप का फरमान, हॉर्मुज को लेकर किया बड़ा दावा वही, लेकिन उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका में अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो होने दो, थोड़ा ज़्यादा भुगतान करना पड़े तो यह कीमत भी चुकानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बुरे देश को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना ज़रूरी है। तो ये जैसे-जैसे मिडटर्म करीब आ रहा है, आपको नहीं लगता कि इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं? नहीं, ये तो स्ट्रैटेजी होता है, इलेक्शन से पहले प्राइस बढ़ाओ, इलेक्शन के समय में जाके प्राइस ड्रॉप करो। तो ये अभी बढ़ाएंगे, फिर इलेक्शन होने से कुछ दिन पहले ड्रॉप करेंगे प्राइस। तो और अमेरिका में क्या है कि भारत के जैसा नहीं है कि भारतीय सरकार सब्सिडी देती है। पीपल शुड नेवर फॉरगेट, जो आप तेल का प्राइस खरीद रहे हो, बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनीज हजारों करोड़ लॉस उठाया है उसके ऊपर, ताकि सो दैट दे कैन गिव यू द प्राइस विच यू आस्क फॉर। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में पूरा का पूरा लॉस इज ट्रांसफर टू द पीपल, और पूरा का पूरा लॉस इज ट्रांसफर टू द, तो एक्चुअली क्या है कि अमेरिका में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक्सेसिव मनी पंप इन किया जा रहा है, क्योंकि जापान ने थ्रेटन कर दिया था अपनी सिक्योरिटीज बेचने के लिए। और सिक्योरिटीज अगर आप बेचते हैं, जापान बेचता है, तो मैंने आपको बताया अमेरिका में बुखार आएगा। आज अमेरिका में रियल एस्टेट में देर आर मोर पीपल ट्राइंग टू सेल होम्स देन द बायर्स। पहली बार ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट में जो प्रेशर दिखाई दे रहा है इज रियल। और आप चाइना का भी इकोनॉमी देख लें, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इज टाइड टू चाइनीज इकोनॉमी। तो अगर अमेरिका में रियल एस्टेट प्रेशर आता है तो चाइना में रियल एस्टेट कोलैप्स आता है। वहाँ के एनालिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं सब जगह। तो 3 इकोनॉमी यू टू वॉच, चाइना, जापान एंड अमेरिका। और भारत का खुशनसीबी ये है, हमारी इकोनॉमीज अमेरिका से लिंक नहीं है। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, हम अपने लोग सप्लाई करते हैं, हमारा इकोनॉमी कोई लिंकेज नहीं है। सो तो जेडी वांस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रियल स्टेटमेंट्स हैं। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स हैं आर प्रोटेक्टिंग जेडी वांस स्टेटमेंट्स एंड प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन कॉन्फिडेंस ऑन अमेरिकन मार्केट्स। तो जी, ट्रम्प जी। वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट ट्रस्ट इन जो भी अमेरिकन इकोनॉमी में चल रहा है उसको बचाने के। तो इसलिए डोंट टेक बाय फेस वैल्यू, उनके कमेंट्स को फेस वैल्यू मत ले। जब आदित्य भारत जी को गाली दे बहुत तो उनको जल्द से कॉल करें, मैं तो उनको बहुत टारगेट करता हूँ उसके ऊपर। आदित्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी टाइम देख रहा था, आपके यहाँ का 2 बज रहे हैं रात्रि के, और 2 बजे आप जाग करके ओशियन नेटवर्क के साथ बात कर रहे हैं, तो आपका दिल से शुक्रिया, आभार कि आप जुड़े रात को, और इस समय जबकि वहाँ 2 बज रहे हैं तो आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दिया करें, इससे हमारी रीच बढ़ जाती है, और तो कुछ नहीं। वीडियो को शेयर करेंगे तो ये बात और भी आपके मित्रों और लोगों तक पहुंच जाएगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और सत्योलॉजी चैनल का नाम है आदित्य जी के, उनको भी आप सुनिए, बहुत गहराई से टॉपिक्स पर बात करते हैं। खुद उनका अपना ज्ञान, इसके अलावा उनके गेस्ट भी आते हैं, तो आप उनके चैनल को सहयोग भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।